देखिए अगर हम पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है और फिजिक्स में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है। अगर हम 5 क्वेश्चन के बारे में 3 क्वेश्चन पिछलका अध्ययन बता दिए थे पिछलका क्लास में, थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन करा देते हैं, फिर जा करके आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि डायनमो वह यंत्र है जो परिवर्तित करता है। तो डायनमो क्या करता है? डायनमो जो होता है, डायनमो एक प्रकार का यंत्र है, ठीक है, और ये हमको क्या देता है? विद्युत। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो की जब बात करेंगे तो डायनमो बदल देगा यांत्रिक ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कहने का मतलब ये एक प्रकार का यंत्र है और ये हमको क्या देता है? विद्युत देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। जनरेटर भी यही काम करता है, ठीक है। डायनमो जनरेटर दोनों का काम सेम होता है। यांत्रिक ऊर्जा को करता है कौन सी में? विद्युत ऊर्जा। इसी का उल्टा आता है मोटर या विद्युत मोटर। मोटर में क्या करते हैं? मोटर में पहले विद्युत देते हैं, पहले करंट देते हैं, ये सब लिखना भी नहीं है। मोटर क्या करता है? मोटर में पहले विद्युत देते हैं, तो विद्युत देते हैं, बदले में हमको क्या देता है? वो बदले में मतलब मशीन का काम करता है। मोटर जो होता है वो मशीन उसमें लगा रहता है। तो पहले देते हैं कौन सी? विद्युत उसको देते हैं, वो मशीन बन करके काम करता है। तो विद्युत ऊर्जा को वो बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में। ये बदल देगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और क्या बताए थे अगर बात? बल्ब। अब देखिएगा बल्ब जो है विद्युत बल्ब जो होता है, एक हम पहले क्या देते हैं? पहले विद्युत देते हैं तो हमको बदले में क्या देता है? प्रकाश देता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा जो है, विद्युत ऊर्जा को ये बदलता है किस में? प्रकाश ऊर्जा में। और थोड़ा मात्रा में उसमें भी निकलता है, ठीक है, मेन प्रकाश निकलता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है अगर हम विद्युत देते हैं, बदले में हमको क्या देता है? प्रकाश देता है। और क्या था? गिटार या सितार। अच्छा, सितार गिटार वही होता है। सितार या गिटार जो होता है, सितार या गिटार ये होता है कि बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है, ऐसे करके बजाता है अपना। तो वो एक प्रकार का कौन सी यंत्र है और उससे क्या निकलता है? उससे निकलता है ध्वनि। तो गिटार या सितार जो है ये क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये बदलेगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ये कन्वर्ट करेगा। आगे क्या था? माइक्रोफोन जो है, माइक्रोफोन का मतलब हुआ माइक। जैसे तार वाला माइक है, अगर हम पहले क्या करते हैं? पहले बोलते हैं, पहले क्या देते हैं? ध्वनि देते हैं। ये तार के माध्यम से जाता है, जहाँ भी तार चलाएगा वहाँ समझ जाइएगा विद्युत ऊर्जा। तो माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को बदलता है कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ये बदलता है ध्वनि ऊर्जा को बदलता है किस में? ध्वनि ऊर्जा को ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा। एक उल्टा होता है लाउड स्पीकर का मतलब जो बाजा बजता है, भोपा वाला लाउड स्पीकर में पहले क्या देते हैं? और हम पहले विद्युत देते हैं, विद्युत। बदले में हमको क्या देता है? यानी कि विद्युत ऊर्जा को ये बदल देता है कौन ऊर्जा में? ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को बदल देता है ये ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को बदल दिया ये ध्वनि ऊर्जा में। और क्या था? मोमबत्ती जो होता है रसायन से बना होता है, केमिकल से बना होता है। केमिकल का मतलब होता है रसायन। तो इसको जब जलाते हैं तो प्रकाश मिलता है और उसमें मिलता है। मोमबत्ती जो है केमिकल से बना होता है, केमिकल का मतलब होता है रसायन, ठीक है। तो मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को बदल देगा प्रकाश ऊर्जा। और क्या था? विद्युत सेल का मतलब समझिए बैट्रिक में क्या रहता है? केमिकल। क्या रहता है? केमिकल का मतलब क्या हुआ? रसायन। तो वो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है किस में? रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक को बदलता है विद्युत ऊर्जा में। इतना को बात पहला क्वेश्चन से कंप्लीट होगा। इस सबको शॉर्ट में आराम से इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान जो है फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा है। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। तो पहले फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। पूछल जाएगा क्या कहते हैं? भौतिकी का पिता यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स।
ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स कहल जाएगा, फिजिक्स का पिता कहल जाएगा। ये हो जाता है न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? न्यूटन। भौतिकी का पिता या फिजिक्स का पिता ये हो जाएगा न्यूटन। पूछा जाएगा आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी या इसी को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स कहेगा, कहल जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का पिता ये हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के बजाय रखिए अल्बर्ट आइंस्टीन या आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद पूछा जाएगा नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी का मतलब होता है, नाभिकीय भौतिकी का मतलब होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, NUCLEAR, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब होता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी का पिता कहल जाता है रदरफोर्ड को, रदरफोर्ड को। अब देखिए नाभिकीय भौतिकी क्या होता है, दुनिया का कोई भी पदार्थ होता है वो छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है, जिस कण को कहते हैं परमाणु। इसको क्या कहते हैं? परमाणु। और परमाणु का आकार जो होता है लगभग गोलाकार। परमाणु का आकार लगभग कैसा होता है? गोलाकार होता है। और परमाणु का जितना भी मास होता है, जितना भी द्रव्यमान होता है, वो सब इसके बीच में रहता है। इसको कहते हैं नाभिक। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। इसको कहते हैं नाभिक। इसको कहते हैं नाभिक। और इसका खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इसका खोज किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। इसलिए करके रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता कहल जाता है। और परमाणु का जो नाभिक होता है, एकरा में 2 गो कण रहता है। एगो रहता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। और परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कक्षा होता है, अलग अलग कक्षा रहता है, ठीक ना। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, परमाणु जो होता है मुख्य रूप से 3 गो मौलिक कण से मिलकर बना होता है। एगो कहते हैं इलेक्ट्रॉन, एगो कहते हैं प्रोटॉन, एगो कहते हैं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस में, प्रोटॉन किस में? प्लस में। और न्यूट्रॉन पर कुछ रहबे नहीं करता है, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, एकरा पर माइनस आवेश रहता है। और कितना? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश, ठीक है, यहाँ लगा देते हैं माइनस। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश रहता है। पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो माइनस में 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश यानी कि माइनस में रहता है। इसी के बराबर प्रोटॉन पर भी रहता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन जो रहता है एकरा पर माइनस आवेश रहता है, एकरा पर प्लस आवेश रहता है। इस साफे उदासीन होता है, एकरा पर कोई आवेश नहीं रहता है। ये होता है उदासीन, ये उदासीन होता है, या इसी को कहते हैं आवेशहीन। आवेशहीन, एकरा पर कोई प्रकार का आवेश नहीं रहता है। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन उदासीन कण है, या निम्न में से कौन धन आवेशित कण है, निम्न में से कौन ऋण आवेशित कण है। ये माइनस में है, एकरा कहते हैं ऋण आवेशित कण। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऋण आवेशित, इसको कहेंगे ऋण आवेशित कण। पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन पर रहता है माइनस। प्रोटॉन जो होता है ये होता है धन आवेशित, धन आवेशित। धन आवेशित का मतलब अगर प्लस चार्ज रहता है, धन आवेशित। और ये न्यूट्रॉन जो होता है ये होता है आवेशहीन, उदासीन हो जाता है, ये उदासीन हो जाता है, या इसी को कहते हैं आवेशहीन, आवेशहीन, या इसी को कहते हैं आवेश रहित। इसी को कहते हैं आवेश रहित। कहने का मतलब एकरा पर कोई प्रकार का आवेश नहीं रहता है, ये आवेश रहित हो जाता है। और कभी कभी यहाँ 3-4 गो वैज्ञानिक का नाम आ जाता है। जैसे इसमें पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज और न्यूट्रॉन का खोज। ये बेसिक क्वेश्चन सबको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ये किया गया जे थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का खोज किया गया गोल्डस्टीन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के खोज जो है जेम्स चैडविक, ये किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। तो यहाँ से 3-4 गो वैज्ञानिक का नाम है जो कि एकदम याद होना चाहिए। जिसमें पहला आता है, पूछा जाएगा कि भौतिकी का पिता, फिजिक्स का पिता न्यूटन, फिजिक्स का पिता न्यूटन। लेकिन पूछा जाएगा आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स का पिता तो आइंस्टीन, आइंस्टीन। उसके बाद नाभिकीय भौतिकी का पिता, न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर जो रहता है प्लस रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है, इसलिए करके अगर हम प्लस वाला का संख्या, इसमें प्लस वाला संख्या अधिक रहता है, परमाणु का नाभिक जो होता है धन आवेशित होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक होते हैं धन आवेशित, ऋण आवेशित या उदासीन। तो परमाणु के नाभिक जो है, नाभिक में दो गो कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस में, प्रोटॉन किस में, प्लस में, और न्यूट्रॉन में कुछ है ये नहीं है। तो एक में कौन सी वाला रहेगा, प्लस से वाला केवल है, एक पर कोई चार्ज नहीं, एक पर क्या है, प्लस है। तो पूछा जाएगा परमाणु के नाभिक होते हैं, तो परमाणु के नाभिक होते हैं धन आवेशित। नाभिक क्या होते हैं, धन आवेशित। नाभिक का खोज किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। उसके बाद परमाणु के अंदर 3 गो कण होता है, नाभिक में 2 गो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, अलग अलग कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है माइनस में 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन पर भी सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं रहता है, साफ न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है आवेशित, ऋण आवेशित कण है, कहने का मतलब अगर पर प्लस चार्ज रहता है। प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन है, आवेश रहित है, या इसी को आवेशहीन कह देंगे, इतना होगा। फिर पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का खोज तो जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन का खोज किया गया जेम्स सेडविक के द्वारा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है आइंस्टीन से जुड़ा हुआ। आइंस्टीन के द्वारा एक सूत्र दिया गया था, और E बराबर mc²। E बराबर क्या दिया गया था, E बराबर mc²। E बराबर mc²। E बराबर mc² जो है आइंस्टीन के द्वारा ये दिया गया सूत्र है, इसको ऊर्जा द्रव्यमान नियम कहते हैं। E का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, M का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, C का मतलब होता है प्रकाश का वेग निर्वात में, और प्रकाश का वेग C का मान जो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, क्या कहते हैं, 3 गुना, कितना जाता है, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। E का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, M का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल। पूछा जाएगा E बराबर mc² किसने दिया, तो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। ठीक है, आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। इसी के द्वारा एक और घटना का खोज किया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज भी किसके द्वारा किया गया, तो आइंस्टाइन के द्वारा। और इसी के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए इसको 1921 ईस्वी में एगो पुरस्कार दिया गया था, जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अब देखिएगा नोबेल पुरस्कार क्या होता है। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक के, क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार एक वैज्ञानिक के सम्मान में दिया जाता है। एक स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल, जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। उसके द्वारा एगो डायनामाइट बम का निर्माण किया गया था, डायनामाइट बम का निर्माण किया गया था। अल्फ्रेड नोबल जो कि स्वीडन के थे, उसी के नाम पर जो है ये नोबेल पुरस्कार जो है मतलब प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। इसका घोषणा पहले हो जाता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष दिया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर के वो दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस पूछल जाएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। एगो डायनामाइट बम होता है, पूछा जाएगा डायनामाइट बम का निर्माण किसने किया था, अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल। उसी के नाम पर ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और आइंस्टीन जो थे, इसका संबंध फिजिक्स के क्षेत्र से है, यानी कि भौतिकी से है। कौन से है, भौतिकी से। तो ऑप्शन को देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। भौतिकी के क्षेत्र में मतलब इसका योगदान रहा है, तो भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स के विद्वान थे। C नंबर में इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब बात को शॉर्ट में नोट कर लीजिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में कहता है कि विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, यदि कोई चालक तार से लगातार इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो उसी को कहते हैं विद्युत धारा। किसी तार से लगातार इलेक्ट्रॉन का बहना विद्युत धारा कहलाता है। और विद्युत धारा जो होता है, देखिए विद्युत धारा के बारे में पहले बेसिक बात बता देते हैं। विद्युत धारा का मतलब क्या हुआ, किसी चालक से लगातार इलेक्ट्रॉन का बहना विद्युत धारा कहलाता है। इसका कभी कभी पूछ जाता है SI मात्रक। इसका मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक जो, इसका मात्रक जो हो जाता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। मात्रक क्या होता है, एम्पियर। उसको शॉर्ट में A से दिखाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर हो जाता है। उसके बाद विद्युत धारा मापने के लिए एगो घर में यंत्र लगाया जाता है, जिसको अपना सब भाषा में कह देते हैं साफे मीटर, लेकिन उसका रियल नाम जो होता है एमीटर होता है या आमीटर होता है। तो सबसे पहले पूछा जाएगा एमीटर या आमीटर। एमीटर इसी को कहते हैं, या आमीटर।
एमीटर या आमीटर। इससे मापा जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा पूछा जाएगा इसे घुमा करके, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो एमीटर या आमीटर। एमीटर या आमीटर। एमीटर या आमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा। उसके बाद आता है एक आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टेज या विभवांतर। वोल्टेज या विभवांतर। इससे मापा जाता है वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज या विभवांतर। वोल्टेज या विभवांतर मापा जाता है। वोल्टेज या विभवांतर मापा जाता है। अब देखिएगा पहले इन दोनों को क्लियर कर देते हैं, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एक तरफ इन्हें लिखा देते हैं पहले आमीटर, एक तरफ लिखा देते हैं आमीटर और एक तरफ लिखाते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि आमीटर जो होता है, आमीटर से क्या मापा जाता है? तो आमीटर से मापा जाता है क्या चीज़? विद्युत धारा। विद्युत धारा। आमीटर से मापल जाता है विद्युत धारा। आमीटर से मापल जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा। आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। और वोल्ट मीटर जो होता है इससे मापा जाता है विभवांतर या वोल्टेज। विभवांतर या वोल्टेज। ऐसी क्वेश्चन को घुरा घुरा करके पूछेगा। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। और इसको जो होता है, ये आमीटर जो होता है, इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए पोल है, पोल पर से लाइन आएगा, है ना, मेन तार में आएगा, यहीं लगा देगा मीटर, इसी को आमीटर कहते हैं। कौन? तो इसको लगाया जाता है हमेशा कहाँ में? श्रेणी क्रम में। हमेशा कौन लगता है? श्रेणी क्रम में। इसको लगाया जाता है हमेशा श्रेणी क्रम में। पूछा जाएगा आमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं? तो श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम। आमीटर को लगाते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में। लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है इसको लगाया जाता है समांतर क्रम में। इसको कौन क्रम में? समांतर क्रम में। आमीटर को हमेशा लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को लगाया जाता है समांतर क्रम में। कभी कभी पूछ देगा कि एक आदर्श क्या कहते हैं आमीटर है, इसका प्रतिरोध कितना होगा? इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो ये वोल्ट मीटर जो होता है, ये आमीटर जो होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। आमीटर का प्रतिरोध 0 हो जाता है। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ये हो जाता है अनंत। ये क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। अब समझिएगा, याद करना रखना, ये हुआ कौन चीज? आमीटर। ये हुआ कौन चीज? वोल्ट मीटर। अगर हम एगो शब्द छोटा है, एगो शब्द बड़ा है। आमीटर इतना गो है, वोल्ट मीटर इतना गो है, कौन छोटा लग रहा है? आमीटर छोटा है। आमीटर छोटा, तो छोटका के लिए छोटा होगा, बड़का के लिए क्या होगा? बड़का होगा। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है 0। कितना होता है? 0। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाता है? अनंत। ऐसे भी याद रख सकते हैं। या याद रखने का दूसरा बात देखिए, आमीटर से आम आता है। आमीटर में क्या आ रहा है? आम। आम क्या रहता है? गोल। आम रहता है गोल। तो ये हो गया गोल, ठीक ना है। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। आमीटर का प्रतिरोध रहेगा 0, ठीक है। और बाद वोल्ट मीटर बी से होता है वोल्ट मीटर, और बी से होता है बॉस। बी से क्या होता है? बॉस। अब देखिए बॉस ओकरे कहल जाता है जगह चलती तरंग चलता है, बहुत दूर तक चलता है, जगह पावर अनंत रहता है, उसी को बॉस कहल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? अनंत। वोल्ट मीटर का मतलब अनंत। अगर हमें 3 को बात मुख्य रूप से याद करना है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को आमीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर। आमीटर को किस क्रम में लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। पूछा जाएगा एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध तो कितना? 0। और पूछा जाएगा एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो अभी तक में 2 उपकरण क्लियर हुआ। एगो हो गया क्या कहते हैं? आमीटर, एमीटर आमीटर, और एगो क्या हो गया? वोल्ट मीटर। इसके अलावा भी बहुत सारा उपकरण आता है, तो सबके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इसे कल लिखाए थे, और इसके बारे में इसके बाद क्या लिखाए थे? ओडोमीटर। ओडोमीटर। चलिए एक बात है ओडोमीटर। अब देखिए ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर, ओडोमीटर एक होता है ओडियोमीटर। तो ओडोमीटर क्या होता है? जितना भी गाड़ी है, जितना भी गाड़ी चलता है अगर हम शो करता है डिस्टेंस, कितना दूरी तय किया। तो ओडोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इसे मापा जाता है गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। इसको मापा जाता है क्या कहते हैं? ओडोमीटर द्वारा। और क्या था ओकर बाद? थर्मामीटर। थर्मामीटर न था? थर्मामीटर। थर्मामीटर जो होता है ना, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? शरीर का तापमान। शरीर का तापमान। शरीर का तापमान मापा जाता है। इससे मापा जाता है शरीर का तापमान। शरीर का तापमान, शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। उसके बाद क्या था? एरीनोमीटर। एरीनोमीटर, ठीक ना है? एनीमोमीटर होगा। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से मापा जाता है वायु की गति या हवा की गति, वायु की गति या हवा की गति। वायु कितना गति से चल रहा है उसके बारे में मापा जाता है एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर। इसके बाद क्या था, स्फिगोमाइनोमीटर है ना, स्फिगोमाइनोमीटर, स्फिगोमाइनोमीटर। इससे मापा जाता है रक्तदाब। क्या मापा जाता है, रक्तदाब। रक्तदाब या इसी को रक्तचाप कहते हैं, इसी को कह सकते हैं ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, ठीक है। इसको कहते हैं स्फिगोमाइनोमीटर। वहीं पर लगा करके पुशअप किया जाता है। और एक नॉर्मल जो होता है बीपी जो होना चाहिए कितना, 120/80 है ना, 120 बटा कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ठीक है। बीपी का मतलब है एवरेज उतना रहना चाहिए, 180 बटा कितना, 180 बटा कितना, 120 नहीं, 120/80, 120/80। तो बीपी को जो मापा जाता है स्फिगोमाइनोमीटर से। इसके बाद आता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जिसको कहते हैं आला, स्टेथोस्कोप। इसे मापा जाता है दिल की धड़कन या हृदय की धड़कन, ठीक ना, दिल की धड़कन या हृदय की धड़कन या हार्ट का धड़कन जो होता है स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। इतने में था। यहाँ से देखिए बहुत सारा उपकरण आता है जो बेसिक है, जो पहले चाहिए उस सब के बारे में इतना है। इसके बाद कुछ और आता है, जैसे आता है वो लैक्टोमीटर। वो क्या आता है, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जब कभी भी जाते हैं फैट पर दूध देने के लिए तो दूध में वो थर्मामीटर से एंटीना लगाता है, लगने के बाद उसमें चेक करता है, उससे चेक करता है कि दूध का क्वालिटी जो है कितना बढ़िया है, उस प्रकार से उसको रेट दिया जाता है। तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापा जाता है। दूध की शुद्धता को मापा जाता है किससे, लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर। एगो और पता होनी चाहिए, एगो आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर से है ना वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर। और बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि गिरता है चाहे उठता है, अलग अलग मतलब अलग अलग बारे माने मौसम के बारे में जानकारी एकरा से मिल जाता है बैरोमीटर से। पूछा जाएगा वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। एक बार फिर से देखिए, ये क्या कहते हैं, आमीटर, आमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। वोल्टमीटर से वोल्टेज या विभवांतर, वोल्टेज या विभवांतर। इधर ओडोमीटर क्या मापता है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। जितना भी गाड़ी में मीटर रहता है जो दिखाता है कितना दूरी तय की है, उसको कहते हैं ओडोमीटर। फिर आता है थर्मामीटर, शरीर का तापमान, थर्मामीटर, शरीर का तापमान, थर्मामीटर। एनीमोमीटर, वायु की गति, वायु की गति जो होता है इसको मापा जाता है एनीमोमीटर से। फिर स्फिगोमाइनोमीटर, रक्तदाब यानी कि बीपी, बीपी का मापन जो होता है स्फिगोमाइनोमीटर से किया जाता है। स्टेथोस्कोप जिसको आला कहते हैं, इससे मापा जाता है हृदय की धड़कन या दिल की धड़कन। उसके बाद लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से। कितना क्वेश्चन इससे बनने वाला है, सारा क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए देखिए कितना होगा, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। सबसे पहले प्रकाश के बारे में समझने से पहले एगो बात याद रखना है, एगो याद रखना है ध्वनि तरंग। ध्वनि का मतलब जो बोलते हैं, ध्वनि हो गया और ये हो गया प्रकाश। दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखिएगा ध्वनि जो होता है ना, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए, इसके लिए माध्यम चाहिए। ये बिना माध्यम के गमन नहीं करेगा, इसके लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हवा के माध्यम से जाता है आवाज़, कान तक पहुंचता है, तब पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। तो ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। प्रकाश जो होता है, प्रकाश के लिए कोई प्रकार का माध्यम नहीं चाहिए। ये माध्यम रहेगा तो भी ठीक है और नहीं रहेगा तो भी ठीक है, ये बिना माध्यम का भी गमन कर सकता है। उसके बाद ध्वनि जो होता है, मतलब ध्वनि हो जाता है अनुदैर्ध्य तरंग, ये होता है अनुदैर्ध्य तरंग, और ये हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग, ये हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि तरंग क्या हो जाता है। तरंग का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ थरथरा करके उत्पन्न होता है, कंपन जहाँ होता है, हिलता डुलता है, तो उसी को कहते हैं तरंग। तरंग में सबसे पहले समझना है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होगा कि जो मतलब जिगजैग बना करके चलता है। जैसे मान लीजिए कोई पानी तालाब है, तालाब में एगो ईटा फेंक देंगे, मतलब एगो गिट्टी फेंक देंगे, उस तरफ प्रतितरंग निकलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके चलता है, तो हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। और जो सोझा सोझी चलता है, मतलब
एकदम सीरियसली चलता है, उसको कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। तो पूछेगा ध्वनि किस प्रकार का तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। प्रकाश कौन तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कह सकते हैं। इसको कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग भी इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग, दोनों रहेगा तो हो जाएगा दोनों। अनुप्रस्थ तरंग भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। उसके बाद इसका वेग जो होता है ना, इसका वेग जो होता है सबसे अधिक होता है ठोस में। सबसे अधिक इसका वेग जो होता है सबसे अधिक ठोस में होता है। सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक होता है ठोस में। सबसे अधिक ठोस में। ठोस के बाद द्रव में, उसके बाद द्रव में, और बाद गैस में, और बाद क्या हो जाएगा? गैस में। पूछा जाएगा ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अब देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन देगा कि निम्न में से किस में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर दे दिया रहेगा, मान लीजिए क्या कहते हैं, एल्युमिनियम। एल का मतलब एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है जल। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया CO2। ऑप्शन नंबर डी में दे दिया नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। अब इसमें से पूछेगा निम्न में से प्रकाश का वेग किस में सबसे अधिक होगा? ऐजा एल्युमिनियम है, ऐजा जल है, ऐजा क्या है? CO2 है। तो एल्युमिनियम हो गया कौन चीज? एल्युमिनियम ठोस हो गया, और जल क्या हो गया? जल द्रव हो गया, और CO2 गैस हो गया। तो प्रकाश ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक होता है ये ठोस में होता है। कौन माध्यम में? ठोस माध्यम में। तो ठोस जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठोस जो होगा एल्युमिनियम, मतलब जो भी ठोस रहेगा सबसे अधिक ठोस में रहता है, ओकरा से कम जल द्रव में, ओकरा से कम किस में रहता है? गैस में रहता है। अब इधर आएंगे, क्या कहते हैं, प्रकाश के वेग के बारे में। तो प्रकाश का वेग जो होता है ना, प्रकाश का वेग ये सबसे अधिक होता है निर्वात में। सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक निर्वात में। कितना सबसे अधिक होता है? निर्वात में। सबसे अधिक निर्वात में कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है वह स्थिति जहां से हवा को भी निकाल दिया जाता है, उसको निर्वात कहते हैं। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा जाएगा प्रकाश के वेग का मापन सबसे पहले किसने किया? तो वेग का मापन जो है ना, वेग का मापन सबसे पहले किया था एगो वैज्ञानिक, जिसका नाम था रोमन। रोमन नाम के वैज्ञानिक ने 1665 में रोमन नाम के वैज्ञानिक ने प्रकाश के वेग का मापन सबसे पहले किया 1665 ईस्वी में, और बताया कि प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है। इसके बाद हवा में, इसके बाद किसमें हो जाता है? हवा में। हवा में भी इतने होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा मोड़ा 1-2 पॉइंट का अंतर रहता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। पूछेगा निर्वात और हवा में अधिक कितना में होता है? निर्वात में। हवा से तनिक को कम किस में हो जाता है? मतलब निर्वात से थोड़ा सा कम किस में होता है? हवा में। लेकिन अधिक ऑप्शन दोनों रहेगा, निर्वात भी रहेगा, हवा भी रहेगा। पूछेगा सबसे अधिक किस में? निर्वात में। सबसे अधिक निर्वात। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल। तो निर्वात की अपेक्षा हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा?